नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप लोगों का एजुकेशनल ट्रिप में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैंने आप लोगों के लिए स्पुतनिक 2 और अपोलो 11 इन दोनों की व्यवस्था करा ली है ताकि आप लोग आज ब्रह्मांड घूम सके। स्पुतनिक 2 वह पहला यान है जिसमें सबसे पहले अंतरिक्ष में इंसान ने अपना पहला कदम रखा और उसने एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद अपोलो 11 आपका वह दूसरा यान है जिसमें सबसे पहला मानव निर्मित सफल परीक्षण किया गया अपोलो 11 के द्वारा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर गए। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे यहाँ ब्रह्मांड या फिर सौरमंडल के नाम से जानी जाती है। तो अगर हम लोग अपने यूनिवर्स या फिर अपने कॉस्मोस या फिर अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा यह जो ब्रह्मांड है वह कई प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ है और उनमें से कई सारे आश्चर्य ऐसे भी हैं जिसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। तो एक एक करके हम लोग सारी की सारी बातों को धीरे धीरे देखते चले जाते हैं, क्योंकि जिस चीज के बारे में आज हम लोग बात करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं वह जो आपका पार्ट है वह इतना अच्छा पार्ट है कि इतनी बड़े ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर बैठ करके हम लोग उस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। और यह जो आपकी ब्रह्मांड की बातें हो रही हैं यह क्या होती हैं कि प्रेजेंट टाइम में जहां हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सौर मंडल। और हमारे इस सौर मंडल की वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे इस सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के साथ साथ हमारे पास कुल 172 उपग्रहों की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। इसके अलावा 5 ऐसे भी ग्रह हैं जिनको क्षुद्र ग्रह और बौने ग्रहों के नाम से जाना जाता है। जो आपके क्षुद्र ग्रहों की पेटी है उनकी संख्या लगभग 1400 से अधिक है। वह सभी आकाशीय पिंड जो हमारे ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल में आसपास घूमते रहते हैं। अगर हम लोग पूरी तरीके से इसके बारे में बात करने की कोशिश करें तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करना शुरू करेंगे जिसके बारे में प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की, यानी कि कॉस्मोस की, यानी कि हमारे यूनिवर्स की। तो जब सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो जो आपका ब्रह्मांड है वो क्या कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत लेमैन्टेयर ने प्रतिपादित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ब्रह्मांड को की उत्पत्ति कैसी हुई, यह सिद्धांत किसने दिया, तो वह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? लेमैन्टेयर ने किया था। यह जो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट से हुई। ठीक है, अब यहां पर जो आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जब लेमैन्टेयर ने दिया तो उन्होंने बताया कि जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है यहां पर एक छोटा सा आइकॉनिक सेंटर होता है और उसी एनर्जी सेंटर यानी कि आइकॉनिक सेंटर से सबसे पहले
एक छोटा सा एक वेवलेंथ सराउंड किया और उसके सराउंडिंग के बाद हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन आया, जिसकी वजह से इस अचल सृष्टि यानी कि इस अचल ब्रह्मांड में चलता प्रारंभ हुई, यानी कि सबके सब सचल हो गए। जब ये सचल हुए तो इनके सचल होने के बाद से लेकर के अब तक न जाने कितने हजार वर्ष बीत चुके हैं, न जाने कितने अरब वर्ष बीत चुके हैं। उसके बाद से इस ब्रह्मांड का कोई भी एक सिंगल पार्टिकल ऐसा नहीं हुआ जो रुका हो। हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे ब्रह्मांड में जो उत्पन्न होता है उसका विनाश निश्चित होता है, और इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि स्थिर हो। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि सूर्य जो है वह स्थिर है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है, तो यह भी एक मिथक है, क्योंकि आपका सूर्य भी स्वयं एक चलायमान पिंड है, यानी कि सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी स्थिर नहीं है। ठीक है, तो उस समय में जो आपके ब्रह्मांड के सिद्धांत के लिए जो आपका बिग बैंग सिद्धांत दिया था, उस समय में हम लोग जिस पार्टिकल की बात करते हैं उसी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं हिग्स बोसान पार्टिकल। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कण कौन सा है, उसको हम लोग कहते हैं हिग्स बोसान पार्टिकल, या फिर उसी को हम लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। इस हिग्स बोसान पार्टिकल की जो पुष्टि हुई वह सन 2009 में हुई। काफी देर हम लोगों ने किया, नासा ने देर किया, लेकिन तब जाकर के हमको पता चला कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, और हम लोग आज भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वही सिद्धांत जानते हैं जितना हम जान पाए। क्योंकि आज के डेट में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो भी बातें बताई जा रही हैं वह 100% सत्य हो, इसका दावा नासा की एजेंसी भी नहीं कर सकती है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी गणितीय गणनाओं के आधार पर अभी तक उसको जो ज्ञात हो सका उसी के आधार पर उसने सारी चीजों के बारे में बताया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे यहाँ जो आपका ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में होता क्या है, तो सबसे पहले आपका ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड में कई प्रकार की आकाश गंगाएं होती हैं। न जाने कितनी आकाश गंगाएं यहाँ पर तैर रही हैं, न जाने कितनी सृष्टियां बनती हैं और न जाने कितनी सृष्टियों का विनाश हो जाता है। जैसे कि अगर अपने ही सौरमंडल की बात किया जाए या फिर अपने ही आकाश गंगा की बात किया जाए तो हमारे आकाश गंगा में 2 ऐसे तारे हैं जिनके चारों तरफ में मंडल स्थित है, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आपका सूर्य, जिसके चारों तरफ का मंडल हम लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो आपका एप्सिलॉन एरिडानी तारा है। जो आपका एप्सिलॉन एरिडानी तारा है उसके भी पास बिल्कुल वैसी ही संरचना है जैसे कि हमारे पास में है, यानी कि उसके भी पास अपने ग्रह हैं, अपने उपग्रह हैं, और अभी तक हम उस तक नहीं पहुंच सके, हम अपने सौरमंडल को पार नहीं कर सके। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे इसी सौरमंडल के पास, हमारे इसी आकाशगंगा में किसी अन्य सौरमंडल के पास में जीवन हो। तो यह समझ लेना कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे अलावा न जाने कितने ऐसे लोग हों जो ये जानते होंगे कि हम कहाँ हैं, और आज भी हम लोग अपने ही तरह के नए लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और आश्चर्य ये होता है कि हमारे यहाँ जितने भी मनुष्य होते हैं उनके निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की चीजों की पुष्टि की गई, जिनमें हमारे धार्मिक ग्रंथ पुराण जितने भी हैं
उनमें मनुष्य के जीवन के लिए एक दैवीय वरदान की पुष्टि की गई है कि जो मनुष्य है वह देवताओं के द्वारा प्राप्त एक वरदान है। क्योंकि अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर समस्त प्रकार के जीवों को देखें तो उस समस्त प्रकार के जीवों में मनुष्य की तरह किसी का भी मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया। इसलिए हमारे कई सारे ऐसे वेद हैं जिनमें इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जो मनुष्य है वह देवताओं की संतान मानी जाती है। तो जो आपका ब्रह्मांड हुआ, उस ब्रह्मांड में आपकी आकाश गंगा, और उस आकाश गंगा में आपके आते हैं असंख्य अनगिनत तारे, ठीक है, जिनमें विभिन्न प्रकार के तारों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इन तारों के बाद फिर जो होते हैं वह आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्रह। ग्रहों के बाद और जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं उपग्रह। इसके बाद जो होते हैं वह कहे जाते हैं आपके लघु ग्रह। इसके बाद जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इसके बाद जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बौने ग्रह। इसके बाद जो होता है उल्का पिंड, ठीक है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में क्या होता है कि अगर ब्रह्मांड की परिभाषा देनी हो तो हम लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मांड वह संरचना है जिसमें आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह और आपके उल्का पिंडों का एक बहुत बड़ा समावेश होता है जिसको हम लोग ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। हमारे एक ब्रह्मांड में न जाने कितनी आकाशगंगाएं, एक आकाशगंगा में न जाने कितने तारे, हर लगभग आप जितने भी आपके तारे हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि अगर हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे की बात किया जाए तो हमारे पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकटतम तारा जो है वो आपका प्रोक्सिमा सेंटारी है। तो यह जो आपका प्रोक्सिमा सेंटारी है उसके बाद अगर दूसरा तारा हमारे सबसे नजदीक है तो उसको हम लोग कहते हैं मित्र तारा। तो हमारे दो तारे ऐसे हैं जैसे कि जो आपका प्रोक्सिमा सेंटारी है वो हमसे लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। और अगर हम मित्र तारे की बात करें तो मित्र तारा जो होता है वो हमसे लगभग 4.37 अरब वर्ष दूर हो जाता है। तो इतने दूरी पर अभी तक हम अपने सौर मंडल को ही पूरी तरीके से नहीं जान पाए, तो हम किसी अन्य के बारे में इतनी आसानी से कैसे जान पाएंगे। तो आज तक हम अपने सौर मंडल से ही बाहर नहीं निकल पाए तो हम किसी भी अन्य के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो इस विशालकाय संरचना के बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रह्मांड के सिद्धांत की बात करें तो ब्रह्मांड वह संरचना है जिसमें आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्का पिंड आदि का समावेश होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत लैमेंटेयर ने किया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोट सिद्धांत के भी बारे में जाना जाता है। और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मुख्य कण है जिसको हम लोग दैवी कण या फिर गॉड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वह जो कण है उसको हम लोग हिग्स बोसॉन पार्टिकल या फिर गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली बात पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो वो होता है हमारा आकाशगंगा। ठीक है, तो आकाश गंगा, तो जो हमारी आकाश गंगा है इस आकाश गंगा का नाम दुधिया मेखला है। दुधिया मेखला या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, यानी कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, दुधिया मेखला या फिर मिल्की वे है। यह जो आपकी हमारी आकाश गंगा है वह क्या है, तो हमारी आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल सेक्टर है। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, स्पाइरल शेप्ड है, यानी कि कैसी है वो, बिल्कुल सर्पिलाकार की तरह है। ठीक, इसके बाद अगर पूछा जाए तो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा, तो जो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है उसे हम लोग एंड्रोमेडा या फिर इसी को देवयानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा क्या क्या नाम है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा या फिर देवयानी के ही नाम से जाना जाता है। जो हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में जो आपका आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा की वास्तविक जो उम्र लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में आकी जा रही है, वह लगभग 5000 से भी ज्यादा अरब वर्ष आकी जा रही है। जिनमें से जो आपके तारे होते हैं, उन तारों की औसत आयु जो होती है, तो जो आपके तारे हैं इनकी औसत आयु जो होती है वह 9 से 14 अरब वर्ष होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके तारे होते हैं उन तारों की अनुमानित आयु अगर कहा जाए तो उन तारों की अनुमानित आयु कितनी है, लगभग 9 से 14 अरब वर्ष के करीब में है। अब हम देखते हैं कि जो आपकी आकाश गंगा है उस आकाश गंगा की संरचना क्या है, क्योंकि हमने ये कह दिया कि वो तो सर्पिलाकार है, लेकिन इस सर्पिलाकार में यह जो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है, इसी सेंट्रल पॉइंट से कुछ क्षेत्र के चारों तरफ इस प्रकार की संरचनाएं जो होती हैं वो निकलती रहती हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की हमारी संरचना है आकाश गंगा की। तो जो आकाश गंगा का ये जो केंद्र है उसी को हम लोग कहते हैं बल्ब। तो आकाश गंगा के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो आकाश गंगा के केंद्र को हम लोग कहते हैं बल्ब। और इसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि यही जो आपका बल्ब सेंटर है, उसी बल्ब सेंटर से ही तारों की उत्पत्ति होती है, यानी कि नए तारे जो होते हैं वो लगातार निकलते रहते हैं। इन तारों के निकलने का क्रम यह होता है कि इसके पास में जो आपके क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले तारों को हम लोग कहते हैं न्यू स्टार्स। ठीक है, तो यानी कि जो आपका सबसे ज्यादा निकटतम पार्ट है, उस सबसे ज्यादा निकटतम पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू स्टार्स के नाम से जानते हैं। और जो आपका आउटर पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं यंग स्टार्स। और इसके जो सबसे ज्यादा आउटर पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड स्टार्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है कि इस ब्रह्मांड में किसी का भी जन्म हमेशा के लिए नहीं हुआ है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इन सभी के सभी जितने भी आपके कण हैं, जितने भी आपके तारे हैं, जितनी भी आपकी आकाश गंगाएं हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं प्रति क्षण बनती रहती हैं और न जाने कितनी आकाश गंगाएं प्रति क्षण समाप्त होती रहती हैं या फिर मिटती रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपकी तारों की अनुमानित आयु है वह हमने आपको बताया क्या, 9 से 14 अरब वर्ष। ठीक है, तो तारों की जो अनुमानित आयु आपकी लगभग 9 से 14 वर्ष अरब वर्ष है, तो उसी तारे के पास में जो होता है वह करता क्या है कि न जाने कितनी ऐसी सृष्टियां, न जाने कितने हमारे जैसे सौरमंडल इसी 9 से 14 वर्ष के ही बीच में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वहां पर अगर जीवन की संभावना हुई तो जीवन होता है, और इसके साथ साथ जैसे ही उस तारे का अंत होता है वैसे ही उस आकाशीय पिंड का भी अंत हो जाता है या फिर उस मंडल का भी अंत हो जाता है। जैसे कि अगर अभी वर्तमान समय में हमारे सूर्य की बात किया जाए तो यह हमारे सूर्य की वर्तमान समय में की अनुमानित आयु जो है वह लगभग 4.5 अरब वर्ष है, और यह हमारा सूर्य अभी भी लगभग 5 अरब वर्ष प्रकाशित होने की क्षमता रखता है। इसी वजह से वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है वह लगभग 3 से 3.5 अरबियन वर्ष बताई जाती है, यानी कि अरब वर्ष बताई जाती है।
यानी कि हमारा अब जीवन अगर शेष रह गया है कितना साल, तो आप लोगों में से जितने लोग जिंदा रहने वाले हो सोच लेना लगभग 3.5 अरब साल और जियोगे। तो यहां पर जो आपके सूर्य की बात हम लोग कर रहे थे, तो वह आपका सूर्य क्या है, तो सूर्य हमारे आकाश गंगा के मध्यवर्ती भुजा पर स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य कहां पर स्थित है, तो सूर्य जो है वो हमारे आकाश गंगा के मध्यवर्ती भुजा पर स्थित है और इसी के चारों तरफ जो होता है वह दीर्घवृत्ताकार घेरा में उनकी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग ग्रह की कक्षीय संरचना के भी नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा सूर्य है वह आकाश गंगा में कहां स्थित है, तो हमारा सूर्य जो है वो आकाश गंगा के मध्यवर्ती भुजा पर स्थित है। ठीक है। अब जो आपके तारे होते हैं उन तारों में हम लोग बात करते हैं कि आकाश गंगा, और आकाश गंगा के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तारों के बारे में। तो तारे, तारा, ठीक है। यानी कि जो आपके स्टार्स होते हैं उन तारों के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि स्टार्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने आपको बताया कि तारों की अनुमानित आयु कितनी होती है, 9 से 14 अरब वर्ष होती है। ठीक है। अब तारों की अनुमानित आयु 9 से 14 अरब वर्ष होती है और तारों में जो होता है वो अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और तारों में अपने स्वयं का प्रकाश होने का कारण क्या है, तो वहां पर 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और दूसरा होता है आपके नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। दोनों से ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो तारे होते हैं तो तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो तारे में क्या होता है, तो तारों में क्या होता है, आपके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहां पर होगी, तो जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस अवेलेबल होंगे वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। ठीक है। तो तारों में सर्वाधिक गैस कौन कौन सी होती है, तो वो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ठीक है। तो तारों में सर्वाधिक गैस कौन कौन सी, तो आपका हाइड्रोजन जो होता है वो जलता है और उसके निष्क्रिय हो जाने के बाद वह क्या होता है, हीलियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जिसकी वजह से लगातार तारे में जो होती है वो आपकी प्रकाश लगातार बना रहता है। इसीलिए तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तारों की अगर हम रंग की बात करें, तो जो आपको तारों का रंग है वह उसके तापमान के ऊपर निर्भर करता है, जितना हम लोग अपने से देख पाते हैं या फिर जिनका हम लोग अनुभव कर पाते हैं। ठीक है। तो जो आपके तारे हैं उनमें से अगर कभी भी तारों का जो तापमान है वह लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह जो तारे हैं वो हमको कैसे दिखाई देंगे, तो वो हमको दिखाई देंगे लाल। ठीक है। तो यह बात हो जाती है कि जो आपके तारे होते हैं, तो तारों का रंग जो होता है वो उनके तापमान के ऊपर निर्भर करता है, और उनमें से जो आपका लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर हो तारे का, तो वह तारा हमको दिखाई कैसा देगा, लाल दिखाई देगा। अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वह हमको दिखाई देगा पीला। ठीक है। तो सूर्य हमको किस प्रकार का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। इसलिए सूर्य का तापमान लगभग कितना होना चाहिए, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमारे तारे का जो प्रकाश है, तापमान है, वो लगभग अगर 28000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस 28000 सेंटीग्रेड तापमान पर जो हमको दिखाई देगा वह तारों का रंग हमें दिखाई देगा कैसा, नीला दिखाई देगा। ठीक है।
तो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तारे का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर तारे का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है, और 28000 डिग्री सेंटीग्रेड पर तारे का जो रंग होता है वो हमारे लिए कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अब बात यहां हो जाती है कि हमारी पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के निकटतम तारा, तो सबसे पहले आपका जो है वो आपका सूर्य है। ठीक है, पहला तारा कौन सा, तो पहला तारा आपका है सूर्य, क्योंकि सूर्य स्वयं एक तारा है जिसमें हमारा सौरमंडल निर्धारित है। सौरमंडल में अगर हम कहें कि हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तब हमारी बात जिसकी बात आती है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी की। प्रॉक्सिमा सेंटोरी कितना, 4.22 प्रकाश वर्ष। ये पहला हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, या फिर हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। दूसरा जो है वह आपका आता है एप्सिलॉन एरिडोनी। ठीक है, तो जो आपका एप्सिलॉन एरिडोनी है इसी को हम लोग मित्र तारा के भी नाम से जानते हैं। 4.37 इसका प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष। और दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वह आपका एप्सिलॉन एरिडोनी है, जिसे मित्र तारा के भी नाम से जाना जाता है। वह लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक सरप्राइज की बात ये आ जाती है कि जो आपका एप्सिलॉन एरिडोनी तारा है, तो जिस प्रकार से हमारे पास हमारा सौरमंडल है उसी प्रकार से यहां पर जो आपका एप्सिलॉन एरिडोनी तारा है इसके पास भी यह हमारा निकटतम ग्रहीय मंडल है। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा भी किया है कि हमारी पृथ्वी पर, कुछ दिनों पहले आपने अमेरिका में कुछ लोग न्यूज में चर्चाएं सुनी थी, नासा ने भी इसकी पुष्टि किया था कि कुछ एलियंस के शिपयार्ड हमारे पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिए, और नासा के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उनमें से हो सकता है कि वह जो एलियंस हैं वह आपके इसी एप्सिलॉन एरिडोनी के किसी ग्रह से आए हुए थे। अभी तक इसके बारे में संपूर्ण प्रकार से दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, यह भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बगल में लगभग 4.33 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसा तारा है जिसके पास में निकटतम ग्रहीय मंडल स्थित है, और उसी निकटतम ग्रहीय मंडल के तारे को हम लोग एप्सिलॉन एरिडोनी तारा कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारे लिए हमारा सूर्य है उसी प्रकार से ग्रहों का एक समूह बना करके एप्सिलॉन एरिडोनी भी मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसकी, तो तारे के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सूर्य की। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सूर्य की। तो सबसे पहला बात क्या आ जाता है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो अब जो आपका सूरज जो है वो आपका क्या है, सूर्य एक प्रकार का तारा है, और इसके सूर्य के तारे का जो आपका सतह है, तो सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सूर्य के सतह पर जो होता है वो आपका पाया जाता है सौर कलंक। ठीक है, तो सूर्य के सतह पर
पाया जाता है जिसका जो तापमान होता है वो आपके सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, यानी कि लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, नाभिकीय संलयन की भी प्रक्रिया होगी, वहां पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो होगी वो आपकी सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो अब जो आपका सूर्य है, मैंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं, यानी कि सूर्य भी स्थिर नहीं, तो सूर्य जो है, सूर्य अपने सतह पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो सूर्य अपना एक चक्कर जो होता है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर जो होता है, अपने सतह पर नहीं बल्कि अपने अक्ष पर एक चक्कर जो होता है वो आपके 24.3 दिन में पूरा करता है। और यह भी चक्कर लगाता है आकाश गंगा का, तो वह लगाता है आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है कितने दिनों में, तो वह लगाता है 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, तो सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर 24.3 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि आकाश गंगा का वह एक चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में। और हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य एक चक्कर पूरा करता है उसी को हम लोग एक युग का परिवर्तन कहते हैं। तो वर्तमान समय में जैसे जैसे हमने कहा क्या था कि सबसे निकटतम सेंटर था, तो इस सेंटर के बाद फिर ये इस प्रकार से बढ़ रहा था ना, क्योंकि यही तो आपका स्पाइरल है। तो इस स्पाइरल के अकॉर्डिंग जब सूर्य यहां से चला तो यहां से एक चक्कर इसका यहां कंप्लीट हुआ, तो यहां पर समय कम लगा होगा। इसके बाद थोड़ा सा और जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा उस प्रकार से आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने का भी उसका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। अभी वर्तमान समय में वह मध्यवर्ती भुजा पर है, इसलिए मध्यवर्ती भुजा पर इसका जो टाइम ड्यूरेशन यानी कि उसका टाइम पीरियड है वह लगभग 25 करोड़ वर्ष माना जा रहा है कि वह 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा, जो कि आपके युग का परिवर्तन भी कहा जाता है। हम अपने अगले वीडियो में कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम लोग सूर्य के बाद फिर ग्रहों के बारे में बात करेंगे और कुछ अन्य आकाशीय पिंडों और उनके बारे में कुछ और आपको रोचक जानकारियां देंगे। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तथा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि घर बैठे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।